तो हेलो दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हमने जो बातें की इससे पहले के जो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उसमें ना जो फ्लूइड था वो रेस्ट पे था। उसमें हमने उसके डेरिवेशन देखे, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, सारा वो डिटेल में पढ़ लिया। अब जो बातें होगी वो फ्लूइड अब बहेगा या वो नाले में बहेगा या वो कहीं रिवर में बहेगा या कोई ट्यूब में बहेगा, कोई या रबर की ट्यूब हो, उस रबर की ट्यूब में जो बहता है तब उसकी जो मैकेनिक्स है वो अब हम पढ़ने वाले। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, मोशन इन फ्लूइड यानी कि फ्लूइड इन मोशन, जब फ्लूइड क्या है मोशन में है तब उसकी पढ़ाई जो की जाती है तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। और इससे पहले जो रेस्ट में था फ्लूइड और तब उस रेस्ट में जब फ्लूइड था तब उसकी जो पढ़ाई की जाती है तब उसके फ्लूइड को क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ, डायनामिक्स का मतलब फ्लो हुआ, बहता हुआ। तो इसके जो जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं डायनामिक्स। इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। और हम इसके डायनामिक्स की बात करने वाले वो फ्लूइड होगा आइडियल फ्लूइड। जो हम डायनामिक्स वाले फ्लूइड की बात कर रहे हैं वो कैसा फ्लूइड होना चाहिए? आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल यानी कि वो कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए, वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरी बात, वो इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा इसका मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। नो चेंज डेंसिटी, नो चेंज डेंसिटी, उसकी डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी बात, वो फ्लूइड विस्कस नहीं होना चाहिए, ऐसे उसके लेयर्स एक दूसरे पे ऐसे फिसलने नहीं चाहिए। नो विस्कस, नो विस्कस। और तीसरी जो बात है वो फ्लूइड इरिवर्सिबल होना चाहिए। अब इरिवर्सिबल या इरोटेशनल होना चाहिए। अब इस इरोटेशनल का मतलब क्या है वो भी समझा देंगे। इरोटेशनल का मतलब होता है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो जीरो होनी चाहिए। आप बोलोगे इस लिक्विड में एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आ गई? आपने अक्सर नदी के किनारे जाते वक्त देखा होगा, वो नदी का पानी ऐसे रिवर का पानी बह रहा है, उस रिवर का पानी बह रहा है और वो उसके बीच में कहीं पत्थर आ जाए तब वो जो वाटर होता है वो ऐसे रोटेशनल ऐसे रोटेट होता है, वह ऐसे एक सर्कल बना देता है। आपने वो देखा होगा कई बार। वो होना नहीं चाहिए, वो फ्लूइड ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में बहना चाहिए। उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात है। वो फ्लूइड आइडियल होना चाहिए। अब वो जो फ्लूइड बहेगा तब दो तरह का बहेगा, दो तरह का उसका फ्लो होगा। या तो वो उसका टर्बुलेंट फ्लो होगा या वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, इतना नोट करो पहले। हम वो फ्लूइड बह रहा है इसका मतलब वो दो तरह का बहेगा। मिटा दो इसको, नोट कर लो 1 मिनट में। वो फ्लूइड बह रहा है इसका मतलब वो दो तरह से बहेगा। या तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में बहेगा या वो ऐसे इधर उधर घूम के बहेगा। तो सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है देखो जरा। सबसे पहले वो फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है? सपोज दैट मान लो कि हमारे पास एक ट्यूब है ऐसी, इस ट्यूब में ऐसे लिक्विड बह रहा है, इस ट्यूब में ऐसे लिक्विड बह रहा है और यहाँ सपोज दैट मान लो कि ये पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, यहाँ पॉइंट है सी। अब इस ए पॉइंट से जो भी लिक्विड का पार्टिकल जाएगा, इस ए पॉइंट से कोई भी लिक्विड का पार्टिकल जाए, वो गधा जाए, चिड़िया जाए, कोई भी जाए, कुछ भी यहाँ से पास हो तब उसकी वेलोसिटी होगी फी ए। बी से वो जाए उसकी वेलोसिटी होगी बी। वो सी से पार्टिकल पास हो तब उसकी वेलोसिटी होगी सी। यानी कि कोई भी पार्टिकल इन कंडीशन से, इन पॉइंट से गुजरे तब उसकी वेलोसिटी यही होगी। या और दूसरी एक बात, इसके जो पार्टिकल की जो मोशन होगी वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होगी। उस पार्टिकल की मोशन एक ही डायरेक्शन में होगी। मोशन ऑफ पार्टिकल की जो मोशन होगी वो ओनली एक ही डायरेक्शन में होगी, ओनली वन डायरेक्शन। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो।
और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, सपोज दैट मान लो कि ये पाइप है हमारे पास, एक ट्यूब है, इस ट्यूब से एक लिक्विड बह रहा है ऐसे, और वो जो लिक्विड बह रहा है उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड हो गई एक कंडीशन के बाद, पर्टिकुलर कंडीशन के बाद चेंज हो गई, स्पीड बढ़ गई, तब उसकी जो वेलोसिटी के पार्टिकल से वो ऐसे मोशन कर रहे हैं, कैसे भी एक रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। सपोज दैट मान लो यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी और यहाँ पॉइंट है सी। जरूरी नहीं कि इस ए पॉइंट से गुजरने वाले हर एक पॉइंट की वेलोसिटी फी ए ही हो, वो कुछ भी हो सकती है। क्या पता ये बी वाला पार्टिकल घूम के इस ए की जगह आ जाए। जरूरी नहीं कि ये से गुजरने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी फी ए ही हो। इसका मतलब उसकी जो और पार्टिकल की मोशन होती है, मोशन पार्टिकल की मोशन होती है वो कैसी होगी, उसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ये दोनों ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऐसे रैंडम होगी। उसकी कोई भी ऑर्डर या कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, वो ऐसे रैंडम मोशन में करेगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, और ये हुआ है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। तो इतना नोट कर लो। हम बढ़ लेते हैं थोड़ा आगे और कर लेते हैं आगे की कंसेप्ट डिस्कस। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, विस्कोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, कैमरे में सही से दिखाई दे रहा है, ठीक से दिखाई दे रहा है बिल्कुल। हेडिंग लगाई जाए विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी बहुत ही एक प्यारी सी कंसेप्ट है, विस्कोसिटी। तो देखो बच्चों विस्कोसिटी क्या होती है ना, सपोज दैट मान लो कि इसे लिक्विड बह रहा है, या लिक्विड बह रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लिक्विड बह रहा है। हमने आइडियल फ्लूइड, सपोज आइडियल फ्लूइड मान लिया है, उसकी कोई नो विस्कस होगा या, मगर मान लो कि ये लेयर ऐसे आगे जाना चाह रही है, ये लेयर आगे जाना चाह रही है, मगर इसको एक पीछे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा है, और ये लेयर आगे जा रही है और इस लेयर के ऊपर है। इसका मतलब इसको भी ऐसे खींच के वो सामने आगे ले जाना चाहती है। इस मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऐसे स्मूथ से ऐसे हाथ इस पे घुमा दिया, तो ये हाथ मेरा इस मार्कर को थोड़ा आगे लेके जाना चाहता है। तो इस लेयर पे आगे की डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा है। समझ में आ गया? ये दोनों के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये लेयर इस वाले लेयर पे एक फोर्स लगा रही है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। समझ में आ गया? इसके डेफिनेशन लिखूं मैं, या देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह एक टेबल है, इस टेबल पे एक हमने ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक की आगे की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये बॉक्स पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक पीछे की डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक इस टेबल को आगे खींच रहा है। तो इस टेबल पे आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ऑन टेबल। इस टेबल पे फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, और ये ब्लॉक को हमने ऐसे आगे खींचा। तो इस टेबल और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कस, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। समझ में आ गया विस्कोसिटी? उसकी डेफिनेशन लिखूं मैं, फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड, यहां मैं लिख देता हूं फ्रिक्शन, यह देखो उसकी डेफिनेशन, जो फ्रिक्शन है अमंग का मतलब बिटवीन, दोनों लेयर के बीच में, फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल लेयर, फ्रिक्शन अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर, friction among horizontal fluid layer is called viscous force and its property is called viscosity, समझ में आ गई विस्कोसिटी?
दो लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होती है, उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं उस लिक्विड के विस्कोसिटी। यही है विस्कोसिटी। जल्दी से इतना नोट कर लो। अब देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ लेते हैं आगे। अब देखो, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये ही लेयर आगे क्यों बढ़ रही है, ये सारे के सारे एक लेयर्स हो गए, ऐसे आगे क्यों नहीं जा रही है। जाहिर सी बात है, ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए। तो ये सवाल का आपको सेटिस्फाई होने के लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़नी होगी, वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देख लेते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो इतना नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल वह सही से दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट सीख लेते हैं हम। तो देखो, ये सारे के सारे लेयर्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बोलता है, देखो जरा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या मान लेता है, देखो चलिए, यह एक रिवर का बेड है, एक रिवर का बेड है ऐसे, ये क्या है, रिवर बेड। और रिवर बेड पे ऐसे लिक्विड बह रहा है, जो भी फ्लूइड इस रिवर में है, चलिए मान लेते हैं वो पानी है। वो पानी ऐसे आगे जा रहा है, और एक अजम्पशन है हमारे पास, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो रिवर बेड पे स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर ऑन रिवर बेड इज 0। ये हर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम अजम्पशन मान लेते हैं, एकदम वो वाटर है, इस रिवर बेड पे जो वाटर है, उस वाटर की स्पीड 0 होगी इस रिवर बेड पे। जैसे हम ऊपर, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा रिवर बेड उस लेयर के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में है, हम थोड़ा सा ऊपर गए तो ये जो लेयर है, ये इस लेयर की स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा और कम कांटेक्ट में है। उसके ऊपर वाला लेयर और थोड़ा कम कांटेक्ट में है, तब उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। उसके ऊपर वाला लेयर इसके थोड़े बहुत ही कम कांटेक्ट में है, तब इसकी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा होगी। उससे ऊपर वाला लेयर इसके कांटेक्ट में बहुत ही कम है, तब उसकी स्पीड बहुत और ज़्यादा होगी। उससे और जाएंगे, जैसे हम dx हाइट पर ये मान लो dx हाइट है, जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इस लिक्विड की क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। सपोज दैट, मान लो कि इस पॉइंट पे वाटर की स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, जैसे हम थोड़ा ऊपर गए वो हो गई 2 मीटर पर सेकंड, जैसे ऊपर गए बढ़ गई थोड़ी 4 हो गई, और ऊपर जाएंगे वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड, और थोड़ा आगे गए वो हो गई 8 मीटर पर सेकंड, और थोड़ा आगे गई वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि हम जैसे जैसे रिवर के बेड से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर एक dx हाइट तक ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे उस लिक्विड की क्या हो रही है, उस लिक्विड के लेयर की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। आपने वो नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा पता नहीं। अब ये देखो, ये वाला लेयर इस रिवर बेड से, ये क्या है, सरफेस लेयर, ये सरफेस लेयर है ना, इस रिवर बेड के बहुत ही कम कांटेक्ट में है। थोड़ा नीचे, थोड़े नीचे वाला लेयर थोड़ा ज़्यादा कांटेक्ट में, थोड़ा और नीचे आएंगे तो एकदम नीचे वाला जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा उस रिवर बेड के कांटेक्ट में है। उन रिवर बेड और उस वाटर के लेयर में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है, इसलिए यहाँ उसकी स्पीड बहुत ही कम है। तब हम यहाँ से वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हाइट। जैसे हम dx हाइट पे ऊपर जा रहे हैं तो वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप समझ में आ गया अलग अलग लेयर अलग अलग होके क्यों बह रहे हैं, तो इसके पीछे ये रीजन था। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। कर लिया इतना नोट? देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी हेडिंग लगाई जाए, तो देखो बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, हेडिंग लगाओ प्यारी सी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी में ना सपोज दैट मान लो कि एक ट्यूब है और इस ट्यूब में ऐसे लिक्विड बह रहा है, इस ट्यूब में लिक्विड बह रहा है और यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी, यहाँ पॉइंट है सी। क्रिटिकल वेलोसिटी में ना सपोज दैट पहले मान लो कि वो जो फ्लूइड बह रहा है उसका फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सबसे पहले इसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन का फ्लो का मतलब समझ रहे हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी ओनली एक ही डायरेक्शन होती है और वो एक ही डायरेक्शन होने के बाद वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर उसकी जो एवरेज स्पीड थी, एक उसकी एवरेज उस वाटर की एवरेज स्पीड थी या एवरेज वेलोसिटी थी, वो क्या हो गई थोड़े देर बाद एक पर्टिकुलर कंडीशन पे चेंज हो गई और वो चेंज होके उसका फ्लो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या था, एक लिक्विड एक ट्यूब है, उस ट्यूब में से एक फ्लूइड बह रहा है जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो थोड़ी देर बाद एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद चेंज हो गई और वो फ्लो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन लिख दे हम, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो, द वेलोसिटी बियॉन्ड which streamline flow the velocity which streamline flow becomes, थोड़ी चेंज होके क्या हो गई टर्बुलेंट फ्लो हो गई, becomes turbulent flow is called as a क्रिटिकल वेलोसिटी। ये है आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन। एक हमारे पास ट्यूब है, उस ट्यूब में से एक फ्लूइड बह रहा है जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है उसका, और वो एक एवरेज स्पीड से लेकर उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वो उसका फ्लो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। देख लेते हैं उसका फॉर्मूला, कर लेते हैं उसको भी डिराइव। तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी क्रिटिकल इज इक्वल टू Rn, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बाद उसकी जो डेंसिटी आएगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीचे उसका डायमीटर और डेंसिटी, डायमीटर इनटू डेंसिटी। ये है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। बट हम ऐसे ही कुछ फॉर्मूले को नहीं मानते, ये अदालत भैया प्रूफ मांगती है तो दे लेते हैं इसका प्रूफ भी। यहाँ तो बाद में लिख देते हैं, यहाँ आर है रियोनाल्डो नंबर्स, यहाँ न्यू है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी है डायमीटर ऑफ ट्यूब और ये रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसका प्रूफ कर ले, इसको इस फॉर्मूले को कर लेते हैं, अच्छे से प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। सपोज दैट मान लो कि हमको पता नहीं है वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो कैसी प्रोपोर्शनल है, हमको पता नहीं है किस क्वांटिटी को, उस लिक्विड के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, दूसरी बात है उस ट्यूब का डायमीटर, और तीसरी बात है उस लिक्विड की डेंसिटी। उसकी पावर कैसे प्रोपोर्शनल है हमको पता नहीं है, वो हमको निकालनी है, वो है एक्स वाई जेड मान लो। अब एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू निकालनी है, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दे तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, हम ऐसे मान लेते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आपको समझा देते हैं।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाओ, ये फिजिक्स का रूल है। हमने म्यू एक्स डी वाई रो जेड। वेलोसिटी के डायमेंशन, मास तो यहाँ है नहीं, m0, लेंथ है L1 t -1। यहाँ आपको डायमेंशन अब आना बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन जिंदगी भर के लिए याद रख लेने हैं, वो होते हैं m1 L-1 t -1। ये कैसे आएंगे हम वो आगे आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे, चिंता करो मत। वो हो गए m1 L-1 t -1, इसकी पावर है x। अब है डायमीटर। डायमीटर कैसे मीटर में चेंज होता है, तो मीटर किस में, लेंथ में मेजर होती है, तो इसके लिए L1, उसकी पावर y। अब आ गई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए m1, वॉल्यूम के लिए L इंटू L, L क्यूब, और वो नीचे है L क्यूब, ऊपर गया तो L -क्यूब, इसकी पावर z। सारे की पावर मल्टीप्लिकेशन कर दो उसकी। m0 L1 t -1 इजिकल टू m की पावर x, L की पावर -x, t की पावर -x। समझ में आ रहा है। L की पावर y, फिर से बाहर m की पावर z, L की पावर -3z। अब बेस जिसका जिसका सेम है उसके पावर की एडिशन कर दो, हलवा है एकदम। m0 L1 t -1 इजिकल टू, यहाँ m है, यहाँ दूसरा m है, क्या है ये, यहाँ एक है, उसकी पावर z है, x प्लस z। दूसरा यहाँ l है, यहाँ l, दूसरा l है क्या, यहाँ एक l है, और यहाँ एक है -x प्लस y -3z। l की भी कहानी खत्म हो गई। अब आ गया t, और t कहीं है क्या, यहाँ नहीं है, तो t की पावर -x। दोनों को कंपैरिजन कर दो, यहाँ m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी l है, यहाँ भी t है, तो दोनों की बेस से में पावर को कंपेयर कर दो। x प्लस z, इसकी पावर यहाँ 0 है, तो x प्लस z इजिकल टू 0, -x प्लस y -3z इजिक्वल टू, इसकी पावर क्या है, L1 है, और -x इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस गेट कैंसिल, x इजिक्वल टू 1 आ गया। x की वैल्यू उठा के इसकी जगह रख दो, 1 प्लस z इजिक्वल टू 0, तो z इजिक्वल टू आ गया 1। इन x, z की और x की वैल्यू पता चल गई, इन दोनों वैल्यू उठा के y की वैल्यू फाइंड कर दो। -1 प्लस y की वैल्यू पता नहीं है, -3, z की वैल्यू यहाँ से माइनस आएगी, ये प्लस का इधर गया तो माइनस हो गया, इजिकल टू 1। इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा y इजिकल टू ये +3 -1 +2 इस साइड गया 1 -2 यानी कि -1, तो ये इसकी पावर आ गई। तो वो पावर उठा के उसकी जगह पुट कर दो, तो Vc इक्वल टू k, न्यू की पावर क्या है, x है, x की वैल्यू 1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायमीटर की पावर y की वैल्यू -1, डायमीटर -1। फिर से डेंसिटी की पावर क्या है, यहाँ z है, z की वैल्यू -1। ये दोनों नीचे भेज दो, तो Vc इक्वल टू k न्यू डिवाइडेड बाय डायमीटर इनटू डेंसिटी। अब यहाँ जो k है, Vc इक्वल टू वो है Rn कांस्टेंट, रिनाल्डोस नंबर, यहाँ न्यू, यहाँ d और यहाँ रो। तो ये आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, आपको बहुत ही बढ़िया से प्रूफ हो गया है। समझ में आ गया। ये क्या है, रियोनाल्डोज नंबर, ये बेचारा एक प्योर नंबर है, उसको डायमेंशन नहीं है या उसको कोई भी यूनिट्स नहीं है। यहाँ न्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डी है डायमीटर ऑफ ट्यूब, और रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या है वो, रियोनाल्डोज नंबर एक प्योर नंबर है, उसके कोई डायमेंशन या उसको कोई भी किसी तरह का यूनिट्स नहीं है, बेचारा प्योर है एकदम तुम्हारी तरह। तो इतना नोट कर लो जल्दी से,
एक आखिरी कंसेप्ट बची हुई हम वो भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने हमें बोला अकॉर्डिंग टू, हमें मतलब आप सबको बोला है न्यूटन लॉ। न्यूटन ने क्या बोला कि ये जो विस्कस फोर्स होती है, विस्कस फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको थोड़ा फॉर्मूले में लिख लेते हैं हम। कोई विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाओ और वो कांस्टेंट है कहानी का असली हीरो, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यह ए dv बाय dx। यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड करो, ये सारी की टर्म इस साइड भेज दो। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसके अगर डायमेंशन या यूनिट्स निकालना चाहो आप तो क्या आ जाएगा, देखो जरा यूनिट्स पहले निकाल देते हैं हम। यूनिट्स कैसे आएगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, डीवी का मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ नीचे एक हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट कैंसिल, टाइम का यूनिट सेकंड, टाइम ऊपर गया तो वो हो गया न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका यूनिट्स। डायमेंशन की बात की जाए उसके क्या आ जाएगा डायमेंशन, देखो जरा डायमेंशन इज इक्वल टू न्यूटन के डायमेंशन यानी कि फोर्स के डायमेंशन m1 L1 T-2, सेकंड के लिए T1 रख दो डिवाइडेड बाय नीचे मीटर का स्क्वायर है यानी कि लेंथ का स्क्वायर L2 इज इक्वल टू, ये L2 ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये इनमें से एक, यहाँ से m1 एज इट इज, L2 ऊपर गया माइनस हो गया, माइनस में से एक प्लस चला गया तो माइनस बचा L-1, और यहाँ से T से एक -2 से एक चला गया तो -T1। तो ये आ गए इसके प्यारे से डायमेंशन m1 L-1 T-1। मैंने पहले बता दिया था आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन आगे जाके प्रूफ कर दूंगा, तो ये मैंने कर दिया है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से मोशन ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 9 था। आगे के भी लेक्चर जल्दी अपलोड होंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।